जनवरी का आखिरी सप्ताह था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लखनऊ स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन से सूट बूट पहने और हैट लगाए एक आदमी निकला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। बहुत ही चौकन्नी निगाहों से उसने इधर उधर देखा और स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन के गेट के पास पुलिस के कुछ सिपाही खड़े थे। उन्हें देखकर वो आदमी थोड़ा चौकन्ना हुआ और सावधानी से वहां से निकलने लगा, मगर सिपाहियों की नजर उस पर पड़ ही गई। सिपाहियों को उस आदमी पर शक हुआ। वो उसका पीछा करने लगे। उन्हें पीछा करते देख उस आदमी ने दौड़ना शुरू किया। सिपाही भी उसके पीछे दौड़ने लगे। स्टेशन की मुख्य सड़क पर दौड़ते दौड़ते वो आदमी अचानक एक अंधेरी गली में घुस गया। सिपाही बहुत देर तक उसे वहां ढूंढते रहे, मगर उसका कोई पता नहीं चला। अंत में हार कर सिपाही वहां से चले गए। उधर वह आदमी दौड़ता हुआ एक झोपड़ी के सामने रुका और उसका दरवाजा खटखटाया। इतनी देर तक ठंड और कोहरे में दौड़ने के कारण उसके कपड़े भीग चुके थे। झोपड़ी के अंदर से किसी महिला की आवाज आई, कौन है? इस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से एक बुढ़िया निकल कर आई और उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? मैं एक मुसाफिर हूँ। कुछ देर के लिए आपके घर में शरण चाहिए। बुढ़िया ने देखा कि वो आदमी बुरी तरह भीगा हुआ है और ठंड से कांप रहा है। अंदर आ जाओ। वह आदमी अंदर आ गया। तब बुढ़िया ने अपनी बेटी को आवाज दी, बेटी कल्पना, मेहमान आए हैं, इनके लिए तौलिया और कुछ कपड़े लाओ। बुढ़िया की बेटी दूसरे कमरे में पड़ रही थी। माँ के कहे अनुसार वो तौलिया और धोती लेकर आई और उस आदमी को दे दिया। ये मेरी बेटी है। इस घर में केवल हम दोनों ही रहते हैं। मेरे पति का काफी साल हुए देहांत हो गया है। उस आदमी ने देखा जो धोती उसे दी गई थी वो असल में साड़ी थी। उसे हंसी आ गई। घर में कोई मर्द नहीं है ना बेटा, इसलिए। उस आदमी ने साड़ी लौटा दी, सिर्फ तौलिया ही इस्तेमाल किया। बेटी, इन्हें भूख लगी होगी, इनके लिए कुछ खाने को लाओ। कल्पना एक साफ सुथरी कांसे की थाली में कुछ पराठे और दही लेकर आई। वो आदमी वही लालटेन की रोशनी में बैठकर खाने लगा। ना जाने क्यों बुढ़िया को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो आदमी एक पराठे के दो दो कौर बनाकर खा रहा था। ये देखकर कल्पना को हंसी आ गई। भूख में ऐसा ही होता है। कभी भूखी रही हो? हम गरीबों के लिए भूखा रहना कोई नई बात नहीं है। पढ़ाई करती हो? जी हाँ, संस्कृत से एमए कर रही हूँ। शाबाश। संस्कृत पढ़ती हो तभी तो भूखी पेट रहती हो। ऐसा लग रहा है बेटा जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। क्या? चंद्रशेखर आजाद, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने हजारों रुपयों का इनाम रखा है? जी, वही चंद्रशेखर आजाद, जिसे पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने हजारों रुपयों का इनाम रखा है। चलो, आज आपके हाथ आ गया। अब मुझे पकड़वाकर आप वो इनाम ले लीजिए। कैसी बातें करते हो बेटा, हम गरीब ही सही, मगर इस देश की मिट्टी के लिए हमारा भी तो फर्ज बनता है। मैं तो तुम्हारे दर्शन पाकर धन्य हो गई। धन्य हो तुम, और धन्य है वो माँ जिसने तुम्हारे जैसे सपूत को जन्म दिया। खाना खाने के बाद आजाद ने 2 लोटा ठंडा जल पिया और फिर बुढ़िया से बातें करने लगे। ये तो बताओ बेटा कि ये राह तुमने कैसे चुनी? बचपन से ही भारत माँ पर अंग्रेजों का जुल्म होते देख मेरा खून खौल जाता था। जब मैं 15 साल का था तब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था। मैं भी इसी तरह के एक जुलूस में भाग लेने पहुंचा। बदकिस्मती से मैं एक अंग्रेज अफसर के हत्थे चढ़ गया। उसने मुझे पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा?
मैंने कहा, आजाद। बाप का नाम? मैंने कहा, आजाद महात्मा गांधी। उसने फिर पूछा, घर कहां है तुम्हारा? मैंने भी कहा, आजाद जेल खाना। फिर क्या हुआ बेटे? होना क्या था, मजिस्ट्रेट गुस्से से बावला हो गया और मुझे 15 बेंत मारने की सजा सुनाई। फिर मुझे बर्फ की सिल्ली पर बिना कपड़ों के लिटा दिया गया और 15 बेंत मारे। भारत माता की जय। बेंत का हर प्रहार मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देता था। मातरम। हर बेंत लगने पर मेरे मुंह से आवाज निकलती थी, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद। 15 बेंतों को झेलने के बाद मैं बेहोश हो गया। उस दिन मैंने ये कसम खाई कि चाहे जो भी हो जाए, मैं इस सालिम सत्ता को जड़ से उखाड़ कर रहूंगा। और साथ ही मैंने ये भी प्रण लिया कि आज के बाद मुझे कोई भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। आज भी जब मैं लखनऊ स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तब पुलिस के सिपाहियों की नजर मुझ पर पड़ गई और वो मेरा पीछा करने लगे और उनको धोखा देता हुआ मैं यहां तक पहुंचा हूं। बुढ़िया और कल्पना दोनों गौर से आजाद की साफ बीती को सुन रही थी। खैर मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। क्या बताऊं बेटा, इसके पिता के गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से हम दोनों का गुजारा चलता है। मैं लोगों के कपड़े सीकर गुजारा चलाती हूँ। कल्पना भी कॉलेज से आने के बाद मेरा काम में हाथ बटाती है। कल्पना के लिए कोई लड़का देखा? हाँ, लड़का तो देखा है, मगर पैसों की समस्या मुंह खोले पड़ी है। तो फिर क्यों नहीं आप मुझे पकड़वा दें और इनाम के रुपयों से कल्पना का घर बसा दें? कैसी बातें करते हो बेटा, तुम्हारे जैसे सपूत का बलिदान कर मैं अपनी बेटी का घर बसाऊं? इससे तो अच्छा है कि सारी उम्र कल्पना घर में ही बैठी रहे। हाँ, मुझे भी ऐसी शादी मंजूर नहीं है। धन्य है आप लोग और धन्य है आपके विचार। अगर हिंदुस्तान की हर मां आपकी तरह सोचने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान में भी आजादी का सूरज उदय होगा। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। आजाद चलने को तैयार हुए। जाते जाते वो रुके और कल्पना से कहा, मन लगाकर पढ़ाई करना। पढ़ाई तो मैं मन लगाकर ही करती हूँ। पिछले साल पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई थी। अच्छा, तो ये लो फर्स्ट आने का इनाम। कहकर आजाद ने अपना सूटकेस बुढ़िया को थमा दिया और बाहर गली के अंधेरे में गायब हो गए। बुढ़िया ने सूटकेस खोलकर देखा, उसमें हजारों रुपए के नोट भरे थे। शायद कल्पना की शादी के लिए आजाद ने ये पैसे उन्हें दिए थे। अंधेरे में ताकती बुढ़िया न जाने क्या सोचती रह गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।